अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड ने जब बॉलिंग की तो टोटल 229 स्कोर कर पाए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पे इंडिया, और ये बहुत ही कम स्कोर था। लेकिन इंग्लैंड जो है वो 34.5 ओवर्स में 129 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। शुरू में जब इंग्लैंड ने बॉलिंग की तो ऐसा लगा कि आज इंग्लैंड शायद ये मैच जीत जाएगा, क्योंकि 229 इतना ज्यादा स्कोर नहीं था। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की जब बारी आई तो 129 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। नसीम भाई, स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि आज शायद इंग्लैंड जो है वो इंडिया को ये मैच हरा देगा, लेकिन उसके बाद सिर्फ 129 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग नहीं तो फील्डिंग, ग्राउंड में जो एजाइल दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे प्लेयर्स, उसे देखते हुए इंडियन टीम अगर कोई नॉकआउट मैच में कोलैप्स कर गई तो कर गई, वरना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देखिए, आज 229 रन 9 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने स्कोर किए। उन्होंने पूरे ओवर खेले, 50 ओवर, 229 रन के लिए भी वो पूरे ओवर खेलने के लिए गए। ऐसा नहीं था कि इंग्लिश बॉलिंग कोई बहुत ही आसान थी। डिफेंडिंग चैंपियन टीम है, इंग्लैंड का अपना एक ब्रांड है। वो बेसबॉल तो उनकी इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, लेकिन इंग्लैंड एक ब्रांड का नाम है। आज अगर मैं इसको पॉइंट्स टेबल देख रहा हूं तो उसमें इंडिया आज की फतह के बाद नंबर 1 हो गया और इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन 10वें नंबर पर आ गया। ये वैसे इस वर्ल्ड कप का एक बड़ा, जिसे कहते हैं ना हम अपसेट का वर्ड यूज करते हैं, तो ये एक अपसेट है इंग्लैंड को अगर हम देखें इतना नीचे। तो वाकई में ये वाकई इसको अपसेट कह सकते हैं कि बांग्लादेश और नेदरलैंड की टीमें इंग्लैंड से ऊपर दिखाई दे रही हो, तो ये वाकई अपसेट रिजल्ट है इस वर्ल्ड कप का। आप इंडियन टीम जिस अंदाज से देखें आज, अगर उनके बैटर और फिर आप रोहित शर्मा को देखें, रोहित शर्मा को कैप्टन इनिंग खेली उन्होंने। जैसी पिच मिलती है वैसा खेलते हैं। जरा सा शॉर्ट पिच करो वो गेंद बाहर फेंक देते हैं। आज की पिच पे गेंद थोड़ा रुक के आ रहा था, उनको शॉर्ट पिच गेंदें की, उन्होंने एक पुल शॉट नहीं मारा, एक हुक शॉट नहीं मारा। यानी ये होता है कंट्रोल, और ये पता होता है कि मेरा एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस ऐसे ही सारी दुनिया में नहीं है। फिर अपनी कंडीशन को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कंडीशंस उनके हिसाब से डिज़ाइन की जाती हैं। देखें ना, आज भी जो पिच थी, अगर परफेक्ट बैटिंग फ्रेंडली पिच होती जिस तरीके की आमतौर पे होती हैं, इंडिया के जितने मैचेस भी आप देखेंगे, इंडिया ने अपना मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो तगड़ा मैच था वो उन्होंने जाकर खेला चेन्नई में, कि जहां पर 190 पे ऑस्ट्रेलिया बुक हुआ, उसके बाद वो रन चेस करने में कामयाब हो गए। परफेक्ट बैटिंग ट्रैक पे ना ऑस्ट्रेलिया को खिला रहे, ना इंग्लैंड को खिला रहे, ना साउथ अफ्रीका को खिलाना चाहते हैं, ना न्यूजीलैंड को खिलाना चाहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो नसीम भाई, उनकी बैटिंग की तो हमने बड़ी ज़ाहिर तारीफें देखी भी हैं और वो अच्छी बैटिंग उनकी जाती भी है। गो के विराट कोहली आज 0 पर आउट हो गए, लेकिन उनकी बॉलिंग भी अब बहुत इंप्रूव कर गई है। अगर आज हम बात करें शमी की, बुमराह की, तो इन्होंने 2-2 एक मेडन ओवर कराए, 22 और 32 रन दिए। एक ने 4 विकेटें ली, एक ने 3 विकेटें ली। बॉलिंग भी उनकी अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत इंप्रूव कर गई है। मेरे ख्याल है उनकी जो टीम बनी थी उसके अंदर किसी प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उनके अगर मैं देखता हूं तो उनके तमाम के तमाम जो बेंच पे लोग बैठे हुए, शामी को मौका ही नहीं मिल रहा था। शामी जब आए उसके बाद घूम के नहीं देखा। पहले मैच में 5 आउट किया, 4 आउट कर दिए उन्होंने। उनके पास अश्विन, मौका ही नहीं मिल रहा। अगर अश्विन आपकी टीम में होते कोई मैच मिस नहीं होता। जिनको अश्विन को आज तक मैच नहीं मिला, अश्विन कोई एक सिंगल मैच मिस नहीं करते, क्योंकि आपके पास स्पिनर ही नहीं है। उनके पास जो शर्दिल ठाकुर की सूरत में ऑलराउंडर टाइप का बॉलर बैठा हुआ है, अगर वो आपकी टीम में होता तो वो लाजमी खेल रहा होता इस टीम के अंदर। ये होती है बेंच जो बनाई जाती है। आपने क्या बेंच बना के भेजी है यहाँ से। अब देखें ना, हसन अली की आज खबर आ रही है कि हसन अली साहब फिट हो गए। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी ईडन्स गार्डन्स कोलकाता में, वहाँ पर हसन अली प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे। हसन अली का कहाँ से चांस बनेगा। हसन अली को बाबर आजम साहब खिलाते रहे शुरू के अंदर। वसीम जूनियर ने आके जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद क्या हसन अली खेलेंगे? नहीं खेलेंगे। ये खबर आई है सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से। ये चीज तो वैसे बनती है कि इंडिया ने पूरी एक लॉट, जिसे कहते हैं ना, तैयार की हुई है, बैट्समैन की भी, बॉलर की भी। आतिफ, अगर हम इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करें, डेविड, क्रिस, आदिल, इन लोगों ने बहुत अच्छा एक प्रेशर दिया इंडिया को, क्योंकि 229 इस वक्त जो इंडिया की परफॉर्मेंस है उसमें इतना ज्यादा स्कोर है नहीं। यानी कि उन्होंने एक प्रेशर दे दिया, विराट कोहली को गोल्डन डक कर दिया।
उनकी बैटिंग कहां पे सटपटा गई? बॉलिंग नो डाउट इंडिया की बहुत अच्छी थी, लेकिन बिल्कुल ही नहीं वो उस चीज को कवर कर पाए। देखिए आज जिस तरह टॉस हुआ, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि इंडिया में मोस्टली टॉस जो है बहुत वाइटल होता है सम पिचेस पे, कि कहीं कहीं ग्राउंड पे स्पिन हो रहा है, कहीं बॉल रुक के आ रहा है, कहीं सीम हो रहा है। तो जिस तरह आज उन्होंने टॉस जीता और उनको बैटिंग करने का मौका दिया इंडिया को, और वही उन्होंने जो किया, जो पिच के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने लाइन लेंथ पे बॉल की और आपके सामने उन्होंने 229 पे उनको स्ट्रिक कर दिया। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की कैप्टन इनिंग, जिस तरह उसने विकेट पर रहकर अपनी टीम को संभाला दिया और रन्स किए, 229 तक वो लेके गए अपनी टीम को। लेकिन उसके बाद फिर आता है बॉलिंग का काम। आज इंडिया फ्लॉप हो गया, बैटिंग में नहीं कर सका, लेकिन आज बॉलिंग ने उनका काम करके दिखाया। बॉलिंग ने देखें आप कि जसप्रीत बुमराह और सिराज ने स्टार्ट लिया, स्टार्ट में ही जब उनके आउट हो गए, जब 229 पे आउट हो रहे हैं और पिच ऐसा सपोर्ट कर रहा हो तो फिर टीम थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाती है। इसी तरह फिर जब शामी आते तो शामी ने तो फिर आपके सामने लास्ट मैच में भी जब पहला मैच खेला है, इतनी बड़ी टीम है, शुरू में विकेट्स दिलाए बुमराह ने, वो बहुत बड़ा रोल था। देखें आप ऊपर से जब आउट करके किसी भी टीम के देते हैं, अगर जहां आप 229 रन थे, यहाँ पे अगर 50 रन की पार्टनरशिप लग जाती जी बिल्कुल, तो ये मैच एकदम से मुश्किल हो जाता। तो आपका बॉलर ऊपर से आउट करके दे रहे हैं, तो ये टीम कॉम्बिनेशन है और ये एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है। अब तक इंडिया जो है वो नंबर 1 पे है, और नो डाउट अगर हम बात करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस भी इस वक्त नंबर 1 जारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नसीम भाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ईमेल कर दिए गए बहुत जल्दी, अब वो साइन हो जाएंगे। एक तो मुझे बताइएगा कि इतनी जल्दी क्या थी, लेकिन खिलाड़ी ये शिकायत कर रहे हैं कि जी हमें 5 महीने से मुआवजा नहीं मिला है। इसकी क्या खबरें आपके पास? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है पहुंच गए उन तक? देखिए अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब तक साइन नहीं हुआ था तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा कसूर खिलाड़ियों का था, क्योंकि खूब से खूबतर की तलाश में वो थे कि ये भी हमें मिल जाना चाहिए, ये भी चीज़ हमारी मिल जाए, और इसी वजह से डिले होता रहा। हमने कहा ना 5 महीने की तनख्वाह उनके लिए कोई मसला नहीं है, वो एक ऐड साइन करते हैं तो जो 3 साल की तनख्वाह है वो एक एडवर्टाइजमेंट की वजह से आ जाती है, तो उनको ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब मामला क्या हो गया? अब मामला जो है वो खासी हद तक इस वक्त अगर तराजू के 2 पलड़े होते हैं तो एक पलड़े में प्लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक पलड़े में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप कमान दिखाई दे रही है। दोनों बिल्कुल अलग पेज पर आ चुके हैं। जाने से पहले आपको याद होगा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला तय नहीं हो रहा था और इंज़मामुल हक साहब ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि मैं इस मामले को हल करता हूँ, मुझे 48 घंटे दिए जाएँ। उसके बाद जो मीटिंग हुई थी उसमें 4 खिलाड़ी शरीक हुए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। उसमें रिजवान थे, बाबर थे, शाहिनशाह अफरीदी थे और शादाब थे, और वहाँ पे फिर ये मामला तय पाया जी 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, 202% खिलाड़ियों की इंक्रीमेंट। अब इस पर क्या हुआ देखिए, अब पहले तो 2 तराजू के पलड़े में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये जो हमने खिलाड़ियों को एफर्ट करते हुए कम देखा खिलाड़ियों को, उसकी एक रीज़न जो ज़राए बता रहे हैं वो ये भी था कि अब खिलाड़ियों में ग्रुप बन गया था जिन्होंने भेजा था बाबर आजम को। देखिए ना, ये एक बंच ऑफ प्लेयर्स तो 3 साल से साथ ही खेल रहा था, ये एक दूसरे को बचाते भी थे, संभालते भी थे, लेके भी चल रहे थे। लेकिन जो मेन मसला हुआ, जिन खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये 4 क्रिकेटर्स आए थे, अब वो थोड़े से अंदर से खफा हो गए कि आपने अपने लिए तो अच्छा करा लिया, हमारे लिए वो चीज़ नहीं करा सके। नसीम भाई, तो क्या इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल है उसका सबब लालच और ये तमाम चीज़ें हैं? जिस तरह की चीज़ें आप बता रहे हैं तो इससे तो फिर ये लग रहा है कि अगर आपके मुआहदे अच्छे नहीं हुए थे, मुआहदे आपके या जो आप मांग रहे थे वो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली थी, तो इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस ये अगर ये है तो फिर तो मैं कहता हूँ चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो उसकी टीम में शमूलियत तो नहीं बननी चाहिए। बिल्कुल, आई एम पर्सनली एग्री, मैं ज़ाती तौर पे आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। कोई जगह नहीं बनती अगर आप इस वजह से देखें। आपसे मैं सवाल करता हूँ, आपको आपकी टीम का टारगेट कहीं भी ऐसा लगा था कि वो लड़ती हुई दिखाई दे रही है? मैं पिछले मैच से पहले 3 मैच में आपको अपनी टीम की बॉडी लैंग्वेज क्या लगी? मैच के अलावा नहीं दिखा आपको कहीं लगा? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? सवाल ये होता है, देखें जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब तक हमारे क्रिकेटर्स आपस में सेटल होकर नहीं दिए, ये मामलात हल करने की कोशिशें होती रही थी। देखिए नसीम शाह को अगर आप देखेंगे, नसीम शाह इक्वली शाहिनशाह अफरीदी के बराबर के बॉलर हैं। हारिस रऊफ T20 क्रिकेट में उतने ही बड़े हैं। नसीम भाई शाहिनशाह अफरीदी की भी हमने लास्ट मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस देखी, लेकिन उससे पहले तो हमने शाहिनशाह अफरीदी को एशिया कप फिर वर्ल्ड कप दोनों जगहों पे देखा, मायूस हुए थे शाहिनशाह अफरीदी को क्या हो गया हमारे। बिल्कुल, हारिस रऊफ भी इक्वली बड़े प्लेयर हैं। चले उस मीटिंग में अगर शादाब बैठे हुए थे वो B कैटेगरी में चले गए, उस मीटिंग के अंदर सरफराज अहमद D कैटेगरी में थे। ये तो बड़ा अब आप अंदाजा करें, अब भी किया आपने, अब ये तो इस क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें B कर दिया।
देखिए, मैं भी बहुत कोशिश करता रहा। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से भी रब्ता करने की कोशिश की, जो हेड है उनका नंबर मुसलसल बंद था। कोशिश की हमने बात करने की। मैं ये जानना चाहता था, देखिए ज़का अशरफ साहब, और वो एक पेज पे नहीं है, और ख़ास तौर पे ये जो प्लेयर्स की एजेंट की बात हो रही है, उस कंपनी की बात हो रही है, उसके बाद से ज़का साहब को भी एक विकेट मिल गई है खेलने के लिए, वरना तो वो बिल्कुल बेबस थे। जो भाई, अब ज़ाहिर है अगर वो साइन नहीं करवाएं, वो अगर अप्रूवल नहीं दें, तो वो खुद फंसे हुए थे। लेकिन अब एक विकेट मिल गई है उन्हें खेलने के लिए। हमारी इतलात के मुताबिक इंज़मामुल हक साहब को अब वजाहत आके देना पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। देखिए, आप ज़का अशरफ साहब के अपने फैसले देखें। इंज़मामुल हक इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसे कहते हैं ना अंधों में काना राजा, दूसरा कोई आना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं आना चाहता? ज़का अशरफ साहब का 4 तारीख को जो टेनियर है वो मुकम्मल हो रहा है, और उसके बाद खिलाड़ी क्या बच्चे, उन्हें नहीं पता होता कि जिसकी हुकूमत होती है उन्हीं का आता है फिर क्रिकेट बोर्ड का सरबरा। वो नहीं देख रहे इस वक्त मुल्क में क्या हवा चल रही है। 2 मरतबा ज़का अशरफ गए, उन्होंने जाके मीटिंग की है। मेरी इतलात के मुताबिक ज़का अशरफ जब सुबह नाश्ते में अपनी फैमिली के साथ, एक तो वो फैमिली के साथ सारे टूर करते हैं, उससे नीचे तो टूर ही नहीं करते। जिस जगह पर भी जाते हैं पूरी फैमिली जाती है उनकी। वो अपनी फैमिली के साथ बैठे होते थे, नाश्ते पे खिलाड़ी आते थे, इवन सलाम तक नहीं करते थे। वो खिलाड़ियों के दिमाग जो है वो ज़्यादा ही कुछ ख़राब थे। जब वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गए थे बिफोर एशिया कप, वो काबू में ही आके नहीं दे रहे थे। मेरे ख्याल है अब मेरे ख्याल वो कहते हैं दिमाग ठिकाने लग जाना, वो लग चुके हैं। जो हमने साउथ अफ्रीका के मैच में उन्हें एफर्ट करते हुए देखा, क्योंकि अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनको आज ईमेल हुआ है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि इसके पीछे क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ ऐसी है। मुझे 2 सोर्सेज से 2 मुख्तलिफ चीज़ें पता चली हैं, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं वो दोनों चीज़ें अपने नाजरीन के सामने ज़रूर रखूँगा। एक सोर्स ने मुझे ये बात कही कि माइट बी पॉसिबल कि जो नजम सेठी साहब के दौर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ही रवाना किया गया है, ईमेल किया गया है। नंबर 2, किसी ने मुझे बताया कि 3 साल का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया जाएगा हर साल की बुनियाद पर। अब उसमें पैसों पे क्या डिस्कशन होती है, क्या बात होती है, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूर पता चली है, वो होगा 3 साल का ही, लेकिन पैसे एक साल के हिसाब से ही, महीने के हिसाब से ही उन्हें जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर एक बात जो समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया है, मेरी इतलात के मुताबिक इसमें चेंजेस ज़रूर हुए हैं। ये वो सेम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो इंज़मामुल हक के साथ बैठ के डिस्कस हुआ। लेकिन ये बात एक बड़े ही दुख की है, बहुत ही अफसोस की है कि अगर ऐसा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और चीज़ें पूरी नहीं हुई थी, इस बात से अदम दिलचस्पी थी, और ये सो कॉल्ड एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करनी हुई पीसीबी को कि नहीं जी हमारी उस परफॉर्मेंस में नहीं हो। जो बात नसीम भाई ने की ठीक है कि सिवाय साउथ अफ्रीका के मैच के हमें कहीं ऐसी फाइटिंग पोजीशन नज़र नहीं आई, और बहुत ही अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुख की बात है, और ये फिर पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक हुआ। या वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अब वाकई ही अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं हुए, आपकी चीज़ें नहीं मानी गई, तो उसकी वजह से ये रिजल्ट हमें मैच में नज़र आ रहा है। अगर ऐसा है तो वाकई अफसोसनाक बात है। नसीम भाई, हिंदुस्तान में मौजूद एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने एक बात की है कि अब जो आइंदा मैचेस आएंगे उसमें ये प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि इनकी वाह हो, और जो अब तक इन्होंने वर्ल्ड कप में किया उस पे से लोगों की नज़र जो है वो हट जाए, और फिर जो है वर्ल्ड कप लेकिन हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा कुछ है? बिल्कुल करेंगे। देखें, कोशिशें तो पूरी होंगी कि वो जो इनकी जो पिछले ये क्रिकेट खेले हैं और जिस अंदाज से क्रिकेट खेले हैं उसको किसी तरीके से कवर किया जाए, उसको ज़रूर छुपाया जाए। अब अगर उन क्रिकेटर्स के इख्तलाफात थे, सबसे पहले तो जब मैंने कहा ना कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेटर्स अगर अलहदा पलड़े में आ जाते हैं, फिर वो क्रिकेटर भी ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, तो पहले तो वो ग्रुप मजबूत होगा कि हमने इन 3 मैचों के अंदर ऐसा इम्पैक्ट ज़रूर डालना है कि जो रिजल्ट पहले ख़राब हुआ था उसमें अच्छा हो जाए, कुदरत की तरफ से ही था, हमने तो पूरी कोशिश की थी। देखें, कल मिकी आर्थर ने गुफ्तगू की, जब मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने और बातों के साथ एक लफ्ज़ कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुर्बानी का बकरा ना ढूंढे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मिकी आर्थर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुर्बानी का बकरा ना देखे, हमने अपनी तरफ से चाहे मैच कोचेज़ हो, मैनेजमेंट हो, प्लेयर्स हो, सब ने 100% दिया है। इसमें हमें अपनी खामियां दिखाई दी हैं। मिकी आर्थर साहब, इतने अरसे से आप टीम के साथ हैं, आपको खामियां दिखाई नहीं दे रही थी? जब आप जूम मीटिंग पे मौजूद थे, जिस वक्त टीम के अनाउंसमेंट की बात हो रही थी और बाबर आजम खड़े हो गए थे कि जी मुझे तो यही प्लेयर चाहिए, तो आप उस वक्त क्यों खामोश थे?
आपका बड़ा एक मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि मिकी आर्थर या गोरे जितने भी कोचेज आते हैं ये खामोशी से अपनी पैसे लेने के लिए आते हैं। हाँ, इनको भी पता है, आपस में लड़ने दो, जहां मोल्ड कर दो ये मोल्ड हो जाते हैं, जिस तरह खिलाड़ी चाहते हैं इनको डील कर रहे होते हैं, ये मोल्ड हो जाते हैं। देखिए मुझे बड़ा मिकी आर्थर से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मिकी आर्थर की जानिब से कोई सवालात सामने नहीं आएंगे। मिकी आर्थर ने इस चीज़ पे तो स्टैंड लिया कि इंज़माम-उल-हक मेरे मामलात में मुदाखलत ना करें, उस पे बोले थे। लेकिन जो इंज़माम-उल-हक का मामला था सिलेक्शन कमेटी, तो उस मीटिंग का हिस्सा स्टेक होल्डर की हैसियत से टीम का डायरेक्टर भी था मिकी आर्थर, बाबर आजम भी थे। बाबर आजम और इंज़माम का एक पेज पे होना समझ में आता है, आप कैसे आ गए भाई। अच्छा, और ये जो मिकी आर्थर कह रहे हैं कि जी कुर्बानी का बकरा ना ढूंढे और हमने 100% दिया, तो ये तो बच्चा भी, जो छोटा बच्चा है क्रिकेट देख रहा है, वो भी देख के बताता है कि 100% तो नहीं था। अब ये बातें करना इतना खुलखुला के कि जी बकरा ना ढूंढे, ये एक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, पीसीबी के चेयरमैन और जो अपर मैनेजमेंट होती है उन पर प्रेशर डालना होता है कि हम यहाँ बोल रहे हैं तो हम कहीं भी बोल देंगे। शरीफ भाई मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात भी आप मेरी लिख लीजिएगा। आज जो स्टेटमेंट आया है मिकी आर्थर का कि कुर्बानी का बकरा ना ढूंढा जाए और हमने बहुत मेहनत की है, मिकी आर्थर जब इस ओहदे से जुदा होंगे उसके बाद वो जब बाहर जाएंगे तो आप उनका एक अलग स्टेटमेंट सुनेंगे जिसके अंदर अंदर की कहानी आएगी। अभी वो टीम के साथ है, गुडी गुडी चल रहा है जी, टीम जीते हारे, उनके मुल्क की टीम थोड़ी है। उनका दर्द इतना है कि भाई, और वो गोरे प्रोफेशनल होते हैं एक हद तक, वो कोशिश ज़रूर करते हैं जिस टीम से वाबस्ता है वो टीम जीते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी तरह जो है वो जो हमारे घर में बच्चा बैठा हुआ रो रहा है ऐसे उनको कोई अफसोस होगा। और यहाँ पर आके ना नसीम भाई वही होता है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ने लगता है। वो जैसे कि आपने बात बिल्कुल सही कही कि इंजमाम वाली बात पे तो उन्होंने खुल के बोल दिया, बाकी जो चीजें वो देख रहे थे गलत हो रही है उस पर उन्हें बोलते हुए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप दिफा कर रहे हो, यहाँ आपने कहा ना बच्चा देख रहा है एक चीज कि हमारी टीम 100% नहीं लड़ रही है और आप दिफा कर रहे हो उसका। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नसीब भाई सीरियसली इस पे एक मीम भी बनी थी कि एक दूसरे को धकेल रहे हैं, भाई इस दफा तुम कर लो, भाई इस दफा तुम कर लो। अजीब मजाक बना हुआ है, वरना कैप्टन करता है अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब ये वाहिद टीम है पाकिस्तान की, मैं देख रहा हूँ कि हर किसी का एक बार नंबर आ गया, अच्छा अब तुम कर लो, अब तुम कर लो। मुझे लग रहा है कि वो रही होगी पुगम पुगाई नहीं होती, अब तुम्हारा नाम निकला जाओ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, डर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मैंने आपको पहले भी कहा था, एक तो कोई बड़ा नहीं है वहाँ पे, कोई एक स्टेचर वाला बंदा होता जो इन सबको लीड कर रहा होता। वहाँ अपने सरदार साहब भेजे हुए, रेहानुल हक या वो चीमा और पता नहीं कौन कौन गए हुए। आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हुआ, ये सब बाबर आजम ने अपनी मर्जी से किया है। आपको एक बात बताऊं, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख्याल आ रहा है कि वो मीडिया मैनेजर को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ पर गए थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी और उन्होंने अंदाज़ा कर लिया था कि ये खिलाड़ी जो है ना वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा ऊपर हैं। आप यकीन करें कि आप उनका एटीट्यूड, कल भी हमने दिखाया था आपको, इंडिया से मैच हार के आ रहे थे जो हमारी आज इमाम ने कह दिया था जाओ तुम खेल लो, हाँ एक्सक्लूसिव फुटेज थी, उसके अंदर हमने दिखाया कि इमामुल हक ये कहते हुए आ रहे हैं, कोई अगर पाकिस्तानी शाइक जो है वो बना रहा है वहाँ वीडियो तो कह रहा है जा तू जाके खेल ले, ये वाला जुमला। मकसद है कि आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आप कम बैक कर लोगे, आपके जहन में चल रहा है, लेकिन आपके जब अंदरूनी इख्तिलाफात हो गए जिसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहाँ टीम बैठी है। देखें खिलाड़ियों के हाथ में कंट्रोल तो था, लेकिन अब क्या था कि जब मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ वो खिलाड़ी के जिन्होंने अपना नुमाइंदा बना के इन 4 क्रिकेटर्स को भेजा था, उनमें से सबका सही नहीं बना ना, सब चाह रहे थे सबको बराबर मिले। अब उनमें वहाँ पे वो कहते हैं ना जब हिस्सा बराबर नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें यहाँ पर यही हुआ कि जी लालच और रकम के तनाज़े के पीछे हमारा ये हाल हो गया। हम शायकीन क्रिकेट अब बिला वजह बैठ के दुआएं कर रहे होते हैं, हर बॉल पे ऐसा हो रहा था, अरे अब ये हो गया, अरे अब ये हो गया। लेकिन बहुत अफसोस की बात है और वाकई में इस पर सोचना चाहिए। ये वर्ल्ड कप तो 12 अब इसका क्या रिजल्ट आएगा अभी हमें नहीं पता, अब तक तो हमारे सामने आ ही गया है। अब ज़ाहिर पाकिस्तानी है तो दिल से नहीं निकलता कि ये आ जाएगा रिजल्ट, हम फिर भी उम्मीद करते हैं कोई ना कोई चांस बन जाए, लेकिन गलत है। आतिफ अब्दुल रज़ाक एक बेहतरीन ऑलराउंडर, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा है कि बाबर आजम ने 4 साल कप्तानी कर ली है, अब वो सचिन तेंदुलकर और कोहली की तरह कप्तानी छोड़कर अपनी बैटिंग पे तवज्जो दें। क्या ये मशवरा सही है? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी आपके सामने एक्सपोज हो गए बाबर एशिया कप से लेकर अभी वर्ल्ड कप में, यार वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस है यार, बिलीव मी वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, इवन कप्तान की खुद की भी और टीम की भी, क्योंकि कप्तान तो मेरे हिसाब से कप्तान नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छी टीम के लड़के जो आपके पास हैं, शाहीन है, रऊफ है और 2-4 लड़के हैं, तो वो उनके साथ अगर आप टीम लेके खेल रहे हैं, शान मसूद, रिजवान और सरफराज का नाम दिया है कि ये कप्तान बन सकते हैं। जी बिल्कुल, वो होना चाहिए, क्योंकि देखें आपने इस वर्ल्ड कप में जो हमें आज शिकस्त के सामने करने पड़ रहे हैं ना, ये ऊपर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने ज्यादतियाँ की हैं तो आपको वो भुगतना पड़ रही हैं, जो बात है हकीकत।
सबको नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। आप अपनी मर्जी से टीम ले गए, खुद की चॉइस थी कि यार मेरे ये लड़के होंगे, आज आपके लड़के भी आपके अगेंस्ट हो गए, तो आप खुद देखें कि आपकी टीम आप कहाँ खड़ी है और खुद बाबर कहाँ खड़ा है। तो ये सही है, रजाक भाई ने बोला कि इसको आप कप्तानी छोड़ के अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। नसीम भाई, अगर कप्तान, हम मिसाल के तौर पे सरफराज आ गए, मिसाल ले लेते हैं, या कोई भी आते हैं और बाबर एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, तो बाबर का जो अपना टोला था, उसमें अब सिर्फ शादाब ही उनके साथ मुझे करीब नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी बेचारा नया कप्तान आएगा उसके लिए कप्तानी आसान होगी, क्योंकि अब हमारे अंदर प्लेयर्स के कॉलर बहुत ऊपर होते हैं, तो वो क्या सुन लेंगे कि अगर आप कप्तान आ गए तो मैं आपकी सुन लूंगा? ये चीज उसको प्रॉब्लम करेगी जो भी नया कप्तान आएगा। साल 1.5 साल तक तो सुन लेते हैं, उसके बाद लड़ना शुरू करते हैं जो भी नया कप्तान आता है। बाबर को हटा देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बाबर भले अगले तीनों मैच जीत के सेमीफाइनल में अल्लाह करे पाकिस्तान पहुंच जाए या वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह जीत जाए, इंशाअल्लाह भाई, तो भी बाबर को कप्तान इसलिए नहीं होना चाहिए कि देखें, बाबर ने जो बड़े कसूर किए, उसमें मैं बाबर नहीं कहता हूँ, मैं 5-6 प्लेयर को एक साथ जोड़ता हूँ कि ये उनकी ग्रुपिंग, उस ग्रुपिंग की वजह से आपने कई हकदारों का हक मारा अपनी ग्रुपिंग की वजह से। अब चाहे वो आपकी कंपनी की वजह हो कि जिसका फ़ायदा आपके चचा को जा रहा है या रिजवान आपके दोस्त को जा रहा है, अब कोई भी उनके साथ रहा नहीं है। बाबर का चेहरा अगर आपको अफगानिस्तान के बाद मैच में याद हो या आप साउथ अफ्रीका के मैच में देखें, बाबर हर वक्त जो है वो दूसरे के पास जा रहे थे, वरना पहले वो नो लिफ्ट करते थे। उमर गुल ने एक जगह पे कहा था कि मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच था तो एक जगह पे बहुत बुरी तरीके से बाबर चीखे थे जब टीम ड्रेसिंग रूम में आई थी, और इस बात पे चीखे थे कि रिजवान और शादाब बॉलर्स को मशवरे दे रहे थे। उन्होंने कहा तुम्हारा काम नहीं है, मैं खुद देख रहा हूँ। उसके बाद आपने देखा सब चुप हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें डेवलप हो रही थी। हमारे यहाँ ना लावा पकता रहता है, अच्छा चल वक्त आएगा तो देखेंगे क्या होता है, और यही सूरत हाल हमारे यहाँ पक रही थी अंदर। और अब वो ब्लास्ट कैसे हुई, वो 3 मैच 4 मैच, जो चौथा मैच तो खैर आप लड़के हारे जो आप जीतना चाहते थे, लेकिन वो 3 मैच हारने के बाद वो एकदम से फिर वो लावा, क्योंकि हार भी रहे थे, मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से डिफरेंट चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो लावा पकता चला गया। अच्छा नसीम भाई, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस करते हैं अपने मीडिया पे बैठ के, और जाहिर है जो सही चीज़ होती है वो हम बात करते हैं, जो गलत होती है उस पर बात करते हैं। भारतीय मीडिया इस वक्त हमें कैसा देख रहा है? जो भारतीय मीडिया है वो तो वैसे भी, हम थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे करें तो वो इतना बढ़ा के बताता है, वो उस वक्त हमें कैसे देख रहा होगा? जो ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन आपके पास है, थोड़ी बहुत मेरे पास भी आ गई आपके थ्रू, तो क्या ये उन्हें नहीं पता होगा कि ये लड़ पड़े हैं, ये पैसों के चक्कर में लड़ रहे हैं? वो हमें इस वक्त कैसा देख रहा है? देखिए, भारतीय मीडिया अच्छा है कि पाकिस्तान में आता नहीं है, आम लोग उसको सुन नहीं रहे, वरना मेरा ख्याल है लोगों को और ज़्यादा तकलीफ होती। जब हम खुद पाकिस्तान में बैठ के अपनी टीम को उनके हरकतों की वजह से इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो वो तो दूसरे तो ऐसे हैं कि वो इंजॉय कर रहे हैं इसको। हर्षा बोगले को मैं सुन रहा था, हर्षा बोगले कहते हैं पाकिस्तान में सैटरडे संडे मंडे जो है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक नजम सिटी चेयरमैन होते हैं, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को ज़का अशरफ चेयरमैन आ जाते हैं। कह रहे हैं जिस मुल्क में ये माहौल होगा, यानी आपको बैठ के एक दुनिया का बड़ा कमेंटेटर हर्षा बोगले अगर ये बात कह रहा है कि सैटरडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नजम सिटी चेयरमैन है और उसके बाद अगले 3 दिन के लिए वो चेयरमैन है, ऐसा तंज मारे जा रहे हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को अगर पाकिस्तान हरा देती तो ये अपसेट होता। मेरे ख्याल है गैरत दिलाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें, और आप यकीन माने हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती है कि हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे हमारी टीम ऐसा खेल रही है। हमें तो बड़ा खुशी होती है कि हम कहते हैं कि आज बाबर ने सेंचुरी मारी, आज रिजवान ने सेंचुरी मारी, आज शाहीन ने विकेटें ले ली, आज शादाब ने विकेटें ले ली। लेकिन ये रियलिटी है, ये मैं और आप नहीं छुपा सकते कि स्क्रीन पर आ रहा है, जो आ रहा है ज़ाहिर है उसी पर बात कर रहे हैं। और भी बहुत से सवाल हैं, वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन कुछ क्रिकेट हो जाए। नसीम भाई, जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उनके ऊपर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक वो तो कोई बंदे को किसी को जॉब पे ऐसे नहीं रख सकते, तो फिर ये जो इंज़मामुल हक़ हैं उन्हें 25 लाख की नौकरी इन्होंने कैसे दे दी? अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तस्दीक कीजिए मेरी। देखिए, ज़का अशरफ साहब ने आने के बाद जब उन्होंने चार्ज संभाला, जैसे मैंने कहा ना कि बड़े अंदर से बड़े शदीद इख्तलाफात है नजम सेठी साहब और इनके हैं। नजम सेठी साहब जाते जाते जो उनका काम था उनके टेन्योर का, कि उन्होंने इलेक्शन कराने थे और उसके साथ साथ गवर्निंग बोर्ड का अनाउंसमेंट करना था।
गवर्निंग बोर्ड का उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जैसे ही उन्होंने वो गवर्नमेंट बोर्ड ही ख़त्म कर दिया, वहाँ से वो लोग कोर्ट में चले गए। तो पता नहीं हर जगह से उनके, हर शहर से उनके खिलाफ पटिशन जो है वो दाखिल हो गई। अब कोर्ट के ऑर्डर या मैनेजमेंट कमेटी के इस रोल के तहत वो किसी भी शख्स का तकर्रुर नहीं कर सकते। आपको पता है ये जितने मीडिया, डायरेक्टर मीडिया और ये डिफरेंट ओहदे जो दिए गए, ये डे बाय डे की बेसिस पे दिए गए, जो उनका इख्तियार है, डे बाय डे के ऊपर वो रख सकते हैं, लेकिन किसी को परमानेंट जॉब नहीं दे सकते। हाँ, अगर उनको ज़रूरत है तो डे बाय डे में, चाहे वो डायरेक्टर मीडिया हो या इससे पहले डायरेक्टर मीडिया जब इंडिया भेजा है, इनकी कोई सैलरी नहीं है, डे बाय डे में ही इतने पैसे ज़ाहिर उन्होंने फिर रखे होंगे कि जब तक हैं तो फिर वो बेहतर तरीके से हो जाएं। उनकी सैलरी तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता, अल्लाह बहुत दे। लेकिन ये जो इंज़माम उल हक को 25 लाख की नौकरी दी है, ये दे सकते हैं? इस सिलसिले में जो पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी है, इसका एक खुसूसी इजलास हुआ था। उस मैनेजमेंट कमेटी के सामने ये चीज़ रखी गई थी और स्पेशल केस के तौर पे इस चीज़ को अप्रूव किया गया था। स्पेशल केस इंज़माम उल हक की नौकरी को, उसमें गवर्नमेंट बोर्ड के अराकीन ने जो है वो साइन किए थे और सभी उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप अंदाज़ा करें, मैंने आपको कहा ना कि 25 लाख रुपए लेते हैं, डॉलर्स में इंज़माम को वो 25 लाख रुपए अदा करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, रुपए में नहीं, डॉलर्स में क्यों? ये पता नहीं इंज़माम उल हक की डॉलर्स की वजह क्या है? इंज़माम की ये शर्त है, अब पता नहीं है मुझे कि इसकी क्या शर्त है। डॉलर के रेट बढ़ते रहते हैं, उन्होंने कहा हो सकता है इसमें करो। 4 साल का मुआहिदा किया, 4 साल का मुआहिदा, 3 साल के आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, 4 साल का आप मुआहिदा कर रहे हो। अब अगर कल इंज़माम उल हक के ऊपर ये चार्ज साबित हो जाता है, जिस वजाहत के लिए उन्हें तलब किया जा रहा है कि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं कि जिसके 9 लोग इंक्लूडिंग रिजवान भी शेयर होल्डर हैं, आपकी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत खुल के नज़र आ रहा है आपके इस अमल की वजह से। अब अगर उन्हें हटाते हैं, अगर हटाते हैं तो आपको पता है 1.5 करोड़ रुपया उन्हें देना पड़ेगा सिर्फ हटाने की वजह से, क्योंकि कानून के तहत जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है इंज़माम उल हक को, उसके तहत आपको 6 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो 6 महीने की आप देखें, अगर ज़का अशरफ साहब और नजम सिटी की मोहब्बत का आलम यह है, इन दोनों की मोहब्बतों का, कि आप मिकी आर्थर, ब्रैडबर्न और मॉर्ने मॉर्कल, ये जितना भी बाहर का सपोर्टिंग स्टाफ है, हमारी मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट है, ये सब उस दौर में रखी गई थी। इत्तेफाक ज़का अशरफ पहले दिन से उससे खुश नहीं थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने ये बात कह भी दी थी। हुआ क्या कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गई। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, हटाते हैं तो फंसते हैं, हटाते हैं तो आपने, अगर यही रिजल्ट होता और वो हटा चुके होते और लोग कहते कि भाई जब टीम अफगानिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप करके आ रही थी तो आपने कैसे चेंज कर दिया। मैं कह रहा हूँ ना, ज़का अशरफ के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही 4 महीने ऐसे रहे, आगे कुआं पीछे खाई, समझ में ही नहीं आया कि हो क्या आ रहा है। इतने केसेस उनके कोर्ट में चले गए, देन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, उनके आते ही एशिया कप आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं करते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी उनके लिए यही कहा था, टीम की ख़राब परफॉर्मेंस हुई है तो उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का दखल है। लेकिन ज़का अशरफ साहब बहुत चीज़ें ज़्यादा कर गए, ये समझ में नहीं आई। 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की कोई वजह समझ में आई नहीं थी। अब ना जाने पता नहीं बेचारों पे क्या क्या प्रेशर आ रहा हो। नसीम भाई, जो बातें सुन रहा हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ पीसीबी चेयरमैन लगना भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कैप्टन लगना भी बहुत एक ना कांटों की सेज वाली मिसाल हो गई है कि ये तो वाकई में सुनने में अच्छी लगती हैं और उसके बाद जो हम चीजें सुन रहे हैं, उन्होंने बेचारों वाला काम किए नहीं। बेचारों वाले देखें, इंडिया में जब आप देख रहे थे कि यहाँ पे किसी को भी वीजा नहीं मिल रहा, आप पूरी फैमिली के साथ चले गए, वहां पे आपको एक झलक नहीं दिखाई ना इंडिया। शौक होता है ना नसीम भाई, कुछ लोगों को शौक होता है, ले गए अपनी फैमिली, उन्होंने शौक पूरा करके आ जाओ, वक्त है ना। शौक पूरा करने के लिए इतनी शुगर मिल्स हैं, इतनी चीजें, जरूरी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या सरकारी पे मजा आता है। अच्छा नसीम भाई, ये बताएं कि हमारे यहाँ अगर बात हो हेड कोचेस की, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर फॉरनर्स बुलाए जाते हैं। हमने फॉरनर्स भी ट्राई कर लिए, कुछ अपने भी ट्राई कर लिए। बेहतर आप क्या समझते हैं, कौन है, फॉरनर्स हैं या हमारे जो अपने, ये बेहतर है? क्योंकि हमारे वाले ज़रा समझते हैं ना लड़कों की फितरत को। हमारे वाले ना लड़कों की फितरत को ज़रूर समझते हैं, लेकिन मैं बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ कि सबके कहीं ना कहीं स्टेक्स जुड़ते चले जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा बंदा है आप समझते हैं कि अगर ये आए तो इसके नहीं होंगे? कोई है ऐसा या कोई भी नहीं है? देखिए, उसमें ऐसा बंदा यूनुस खान छोड़ के आ जाएगा, अगर समझ में नहीं आएगी तो छोड़ के आ जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं वहाँ पे। बाकी मुझे सोचना पड़ेगा दिमाग में मैं किसको लाऊं किसको नहीं लाऊं, लेकिन हाँ, मैं यूनुस खान का मैंने कैरियर देखा है और यूनुस खान एक ऐसी पर्सनैलिटी ज़रूर है। देखें,
शाहिद खान आफरीदी बड़ी दमंग शख्सियत है, शाहिद खान की मसरूफियत बहुत है, अपनी फाउंडेशन के हाँ, सिलसिले ज़ाहिर में उनके वो बहुत अपने मसरूफ businesses भी रहते हैं। लेकिन ये टीम मैन का नाम है जिसका नाम यूनुस खान है। जब कोई यंगस्टर आता था ना टीम में तो यूनुस खान बहुत सपोर्ट किया करते थे, ये मैंने यंगस्टर और से ये सुना है। एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि यंगस्टर्स को सपोर्ट करना, क्योंकि जो भी बेचारा यंगस्टर आता है बड़ी मेहनत के बाद आता है, बड़ी लगन करके, बड़ी मुश्किलों से वो पहुंचता है पाकिस्तान टीम में। देखिए, यूनुस खान को लेके चलना भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, ये भी बता दूं आपको। सिंगल ट्रैक के आदमी हमारा हैं। टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। आतिफ, जाते जाते ये बताएं, कल मैच है श्रीलंका और अफगानिस्तान का, क्या कल इरफान पठान को नाचने का मौका मिलेगा या श्रीलंका जीतेगा, क्या होगा? नहीं, कल इरफान पठान शायद वॉशरूम ढूंढ रहे होंगे। कल श्रीलंका जो है वन साइडेड ही मैच मारेगा। अफगानिस्तान की जो वैल्यू है वो उसको कल दिखाएगा। और आप डांस करेंगे? कल मैं डांस करूंगा अफगानिस्तान के हारने पे। ठीक है नसीम भाई, आपको क्या लगता है अफगानिस्तान श्रीलंका? देखिए, श्रीलंका की टीम थोड़ा सा रिदम में आई है, लेकिन काफ़ी नीचे लगी हुई है। ये एक बराबर का ही मैच होगा मेरी नज़र में। अफगानिस्तान की टीम अपने स्पिनर्स की वजह से एज रखती है। इस मैच के बारे में जैसे आतिफ भाई ने कहा कि बहुत आसानी से श्रीलंकन टीम अफगानिस्तान को हरा देगी। मैं समझता हूँ कि 50-50 मैच है। 50-50 होगा। अब देखना ये है कि कल क्या इरफान पठान को डांस करने का मौका मिलेगा या फिर हमारे आतिफ भाई को डांस करने का मौका मिलेगा, ये कल ही पता चलेगा। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।